नमस्कार साथियों, मैं एच.एस. लोधा और आप मेरे साथ हैं लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में तुलनात्मक विश्व संविधान के अंतर्गत एक और नए टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए आज डे 24 में नया टॉपिक होने जा रहा है स्विस न्यायपालिका और संघीय अधिकरण। जी हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका और उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों पर आज हम पूरे विस्तार से और व्यवहारिक रूप से चर्चा करेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से और व्यवहारिक रूप से भी जो है आपको बेहतरीन कंटेंट आज के सेशन से मिलेंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में अवेलेबल है। आगे बढ़े उससे पहले जो भी नए छात्र हैं उनको बताना चाहूंगा कि बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के ऑलमोस्ट सभी विषय मेरे द्वारा इस चैनल पर पढ़ा दिए गए हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लेलिस्ट में यदि आप जाते हो इस चैनल की तो आपको ये सारे सब्जेक्ट आसानी से देखने को मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्टों में सभी जो लेक्चर है वो क्रम अनुसार है, टॉपिक वाइज टॉपिक लिए गए हैं, क्लियर और विस्तार से है। नोट्स भी अवेलेबल है प्रत्येक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा यदि आप में से कोई भी छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहे तो मेरे द्वारा एक नया यूट्यूब चैनल बना दिया गया है प्रज्ञान हिंदी के नाम से, जहां पर मैं अभी वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज को रिपीट कर रहा हूं, चल रही है, जहां लगभग 4000 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। और इस सीरीज के कंप्लीट होते ही हम डिटेल क्लासेस प्रारंभ कर देंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी है ना, जियोग्राफी हो, जनरल साइंस है, एनवायरमेंट है, इकोनॉमी, ठीक है, इथिक्स और जनरल हिंदी इंग्लिश। तो ये सारे सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं, ये सभी सब्जेक्ट आपको पूरे विस्तार से पढ़ने को मिलेंगे नोट्स के साथ में। इसके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलना प्रारंभ हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन में। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है। और इस सिलेबस की अगर बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट पूरी तरह कंप्लीट अब तक हम कर चुके हैं। थर्ड यूनिट पर अभी चर्चा चल रही है और थर्ड यूनिट में भी कुछ टॉपिक हो चुके हैं, जैसे स्विट्जरलैंड के संविधान का निर्माण, स्विस कार्यपालिका, स्विस विधायिका। आज हम बात करने वाले हैं स्विस न्यायपालिका एवं संघीय अधिकरणों की, क्लियर है। इसके बाद में थर्ड यूनिट में दो टॉपिक आपके और बचेंगे, इसके साथ आपकी थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट में मूव करते हैं और देखते हैं कि आज के इस पूरे लेक्चर में, पूरे टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और ये सब देखना हमें टेबल ऑफ कंटेंट में होगा। स्विस न्यायपालिका के संबंध में या इस टॉपिक में हमें सबसे पहले व्याख्या पर डिस्कस करेंगे। व्याख्या के अंतर्गत हम जानेंगे स्विस न्यायपालिका के सामान्य तथ्यों को। उसके बाद में हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड की जो न्यायपालिका है या सर्वोच्च न्यायालय है, इसका गठन या संरचना होती कैसे है। इसके बाद में थर्ड टॉपिक के रूप में हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या कार्य या शक्तियों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, थर्ड पॉइंट में विशेष रूप से याद रखिएगा, या एग्जाम में आपसे क्षेत्राधिकार पूछा जाए, चाहे कार्य पूछे जाए या शक्तियां पूछे जाए, आपका जवाब एक ही होगा जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इन तीन पॉइंटों के माध्यम से हम आज का सेशन कवर करेंगे। आइए एक एक करके इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है आज के टॉपिक से संबंधित। जब पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो एक बार इसका रिवीजन जरूर लगाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्याख्या वाले बिंदु को। व्याख्या के अंतर्गत हमें सामान्य सी चर्चा करना है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में संघीय न्यायपालिका की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों एक तो हम इसकी जो शुरुआत करेंगे ना, एक सामान्य जो, जैसे आपसे अगर प्रश्न पूछा गया है स्विस संघीय न्यायपालिका के संबंध में, तो उसके संबंध में जो सामान्य तथ्य होते हैं या सामान्य कंटेंट होता है वो आपको देना होता है। जैसे इस टॉपिक की संपूर्ण जानकारी लेकिन कम शब्दों में। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया में जितनी भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, जितनी भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, उनमें जो भी, जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ और उसकी इकाइयों के मध्य उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था होती है। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में जितने भी संघात्मक शासन व्यवस्था है वहां पर सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था अवश्य होती है। किस लिए होती है कि राज्य या राज्यों के मध्य या संघ और राज्यों के मध्य में जो विवाद उत्पन्न होते हैं, तो उन विवादों के समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता होती है। और इन विवादों के अलावा एक संविधान की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी एक सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता होती है। यह सामान्य धारणा है जहां पर भी संघात्मक शासन व्यवस्था होती है। तो अब प्रश्न उठता है, तो क्या स्विट्जरलैंड में भी कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था है? क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड भी तो एक संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो जी हां दोस्तों, स्विट्जरलैंड में भी संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है।
और इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर भी एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका और भारत में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है, हूबहू इस प्रकार की व्यवस्था स्विट्जरलैंड के संविधान में देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब स्विट्जरलैंड का संविधान प्रारंभिक रूप से लिखा गया था 1848 में, उस समय संघीय न्यायालय की स्थापना की कोई बात उसमें नहीं थी, कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है ना। और माफ कीजिएगा, उसका प्रावधान तो था लेकिन उसकी कोई शक्तियां जो है ना, कोई खास शक्तियां नहीं दी गई थी उसको। सॉरी, माफ कीजिएगा, थोड़ा फ्लो में ज्यादा बोल दिया। 1848 में जब प्रारंभिक रूप से स्विट्जरलैंड में संविधान लिखा गया, उस समय संघीय न्यायालय की व्यवस्था तो की गई थी लेकिन उसे कुछ विशेष शक्तियां नहीं दी गई थी। वह जो सर्वोच्च न्यायालय था स्विट्जरलैंड का, वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अधीन आता था, मतलब नेता लोग ही उसको संचालित किया करते थे। लेकिन आपको पता होगा 1874 में एक विशेष संशोधन हुआ, जैसे हमारे यहाँ 1919 में एक विशेष संशोधन हुआ था संविधान में, इसी प्रकार का एक संविधान में संशोधन स्विट्जरलैंड में हुआ 1874 में। और इस संशोधन के द्वारा स्विट्जरलैंड की सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार दिए गए, विशेष अधिकार दिए गए, उसकी शक्तियों में विशेष परिवर्तन करके इसे कुछ विशेष अधिकार दिए गए। संघीय कानून और कुछ संविधानात्तर विकास के परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में निरंतर वृद्धि होती गई। एक तो जब 1874 में संविधान में संशोधन हुआ तो उसमें कुछ शक्तियां ऐड कर दी, उसके बाद में आगे चलकर के संघीय कानूनों का जो निर्माण हुआ उन कानूनों के द्वारा, और आगे जैसे जैसे यहाँ के संविधान ने विकास किया, उस विकास यात्रा के द्वारा भी यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्तियों में वृद्धि कर ली। तो ये थी एक छोटी सी कहानी स्विट्जरलैंड के संविधान की, या स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका की, माफ कीजिएगा, स्विट्जरलैंड की न्यायिक व्यवस्था की या सर्वोच्च न्यायालय की। क्लियर है। तो ये 3 पैराग्राफ में कंटेंट दिया है मैंने, व्याख्या के अंतर्गत या सामान्य जानकारी देने के लिए इतना कंटेंट आपके लिए पर्याप्त होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के गठन की। सर्वोच्च न्यायालय के गठन में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं इसकी संरचना की या रचना की, कि इसकी संरचना होती कैसे, इसकी रचना कैसे होती है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय जो है, संघीय सर्वोच्च न्यायालय की रचना संघीय संसद के कानून के आधार पर की जाती है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय आपने पढ़ा है, ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय आपने पढ़ा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, है ना। तो उनके आधार से, या कहें कि जिन देशों की मैंने बात की है, इनसे एकदम हटके यहां के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है कुछ अलग तरीके से। जैसे सुनिएगा, संघीय सर्वोच्च न्यायालय की अगर रचना की बात करें तो संसद के द्वारा जो कानून बनते हैं उन कानूनों के आधार पर इसकी व्यवस्था की गई है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ के जो न्यायाधीश है, न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी कितनी नहीं, तो इन न्यायालय में, मतलब इस यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, ये तय कौन करता है, तो ये तय जो है वहां की संघीय सभा करती है। संघीय सभा, याद रखिएगा, संघीय सभा मतलब संघीय सरकार, 7 सदस्यों वाली। क्लियर है। तो इस समय संघीय न्यायालय की अगर बात करें तो 26 न्यायाधीश यहां पर होते हैं। कितने? 26 न्यायाधीश। और यहां 26 के अलावा 12 न्यायाधीश ऐसे हैं जो वैकल्पिक होते हैं। वैकल्पिक मतलब समझ रहे ना, वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, वैकल्पिक होते हैं कि जैसे 26 में से अगर कोई न्यायाधीश नहीं आए, अनुपस्थित रहे हैं, तो उनकी जगह ये वैकल्पिक जो न्यायाधीश है ये उनका पदभार संभाल करके वो कार्य आगे बढ़ा देंगे। न्यायाधीशों का निर्वाचन की बात करें तो 6 वर्ष के लिए इनका निर्वाचन होता है। निर्वाचन कौन निर्वाचन होगा, है ना, निर्वाचन होता है, संघीय सभा इनका निर्वाचन करती है, संघीय सभा के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। एक तो देखिए, इसमें 2-3 बातें अलग से हो गई, क्या कि एक तो सर्वोच्च न्यायालय की जो संरचना है ये संसद के द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर की जाती है। दूसरी बात, इसके न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है, तो संघीय सभा के द्वारा इनकी संख्या निर्धारित की जाती है। इसके अलावा यहां पर 26 न्यायाधीश है, ये तो ठीक है, कॉमन बात है, लेकिन इसके अलावा 12 वैकल्पिक न्यायाधीश होते हैं। 12 वैकल्पिक न्यायाधीश होते हैं जो मुख्य न्यायाधीश ना होने पर वैकल्पिक न्यायाधीश उस कार्य को आगे बढ़ा देते हैं। इसके अलावा यहाँ के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं बल्कि निर्वाचन होता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए इनका निर्वाचन होता है। एक न्यायाधीश के लिए जरूरी नहीं है कि वो कितनी बार निर्वाचित हो, इसके लिए कोई फिक्स नहीं है, वो कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, लेकिन 70 वर्ष से कम आयु के अंदर 70 वर्ष का हो जाएगा तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा एक और हटके जो है
स्विट्जरलैंड के इस न्यायपालिका के क्षेत्र में वो है कि यहां पर क्या होता है कि 2 वर्ष के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी किया जाता है। इन न्यायाधीशों के अलावा इस न्यायपालिका का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष भी होगा, जिसका निर्वाचन हर 2 साल में होता है। याद रखिएगा, हर 2 साल में। क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों ये कंटेंट इसमें, इसके माध्यम से संरचना होती है। तो संरचना में आपने क्या देखा, यहां का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी रचना संघीय संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर होती है। दूसरी बात, यहां के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी संख्या संघीय सभा के द्वारा निर्धारित की जाती है, निश्चित की जाती है। वर्तमान में बात करो तो 26 न्यायाधीश और 12 वैकल्पिक न्यायाधीश यहां पर है, और इन न्यायाधीशों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है, और 70 वर्ष की आयु से पहले पहले वो त्यागपत्र दे देते हैं। इसके अलावा वो कितनी बार भी निर्वाचित हो सकते हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो 2 या 4 बार ही निर्वाचित होगा। इसके अलावा इस न्यायपालिका के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की व्यवस्था भी की गई है, जो 2 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। दैट्स ऑल। इसके बाद यदि हम बात करें तो इनके जो योग्यताओं की, कि एक यहाँ के सुप्रीम कोर्ट का मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि संविधान में न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कहां पर? संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि कौन व्यक्ति जो है कौन सी योग्यता के साथ में न्यायपालिका का सदस्य या माफ कीजिएगा न्यायाधीश बन सकता है। संविधान में केवल यही कहा गया है कि कोई भी ऐसा स्विट्जरलैंड का नागरिक जो प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। प्रतिनिधि सभा क्या है? प्रथम सदन है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड की संसद का प्रथम सदन है जिसको कहते हैं प्रतिनिधि सभा। तो प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने की योग्यता यदि कोई व्यक्ति रखता है तो वो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। संघीय न्यायालय का न्यायाधीश निर्वाचित हो सकता है। हालांकि न्यायाधीश पद के लिए कानूनी योग्यता नहीं है। कानूनी योग्यता तो निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन व्यवहार में कुछ योग्यताएं बन चली है ना। जैसे ब्रिटेन का आधे से ज्यादा संविधान तो इसी पर चलता है। किस पर? व्यवहार पर चलता है। उसके लिए कोई सिद्धांत निर्धारित नहीं किए गए। आधे से ज्यादा संविधान काय पर? व्यवहार पर चल रहा है, सिद्धांतों की अपेक्षा। इसी प्रकार से स्विट्जरलैंड के न्यायाधीशों के लिए कोई ऐसी योग्यता निर्धारित नहीं की गई कि ये व्यक्ति में योग्यता होनी ही चाहिए, लेकिन व्यवहार में कुछ योग्यताएं बन पड़ी है और उन्हीं के आधार पर व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित होता है। जैसे कि न्याय संबंधी ज्ञान और अनुभव रखने वाला व्यक्ति ही इस पद पर निर्वाचित होते हैं। और एक विधि के अनुसार 2 निकट संबंधी न्यायालय के एक साथ सदस्य नहीं हो सकते। मतलब 2 न्यायालय के एक साथ सदस्य कोई भी न्यायाधीश नहीं हो सकता। 2 न्यायालय है, 2 न्यायालय में एक साथ 2 पद पर आसीन नहीं हो सकता, नहीं बैठ सकता वो। तो ये योग्यता होना चाहिए। तो योग्यताओं में क्या देखा आपने? विशेष रूप से देखा कि स्विट्जरलैंड का नागरिक होना आवश्यक है। इसके अलावा जो प्रतिनिधि सभा है, स्विट्जरलैंड के संसद की जो प्रतिनिधि सदन है, जो निम्न सदन है या प्रथम सदन है, उस प्रथम सदन की योग्यता मतलब उसका सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए वो व्यक्ति। वो प्रत्येक व्यक्ति जो है वहां का न्यायाधीश बन सकता है। कानूनी कोई योग्यता निर्धारित तो नहीं है, कानूनी रूप से तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन ज्ञान जो है कानून संबंधी ज्ञान और अनुभव रखने वाला व्यक्ति ही इस पद पर निर्वाचित हो सकता है। और 2 न्यायालय, एक या एक से ज्यादा न्यायालय का एक साथ सदस्य वो व्यक्ति नहीं हो सकता। इसके अलावा यदि बात करें वेतन भत्तों की या पेंशन आदि की, तो याद रखिएगा जैसा कि आपने देखा था कि यहां पर सर्वोच्च न्यायालय की रचना किसके द्वारा की जा रही है? संघीय संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनके द्वारा, मतलब इनडायरेक्टली संसद के द्वारा। तो यहां पर यहाँ के न्यायाधीश है, इन न्यायाधीशों के वेतन भत्ते या पेंशन आदि निर्धारित करने का काम भी यहाँ की संसद ही करती है। याद रखिएगा, संसद ही करती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का वेतन भत्ते और पेंशन आदि संघीय संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वैकल्पिक न्यायाधीशों को कोई वेतन नहीं दिया जाता। याद रखिए, इस बात को, पॉइंट को याद रखना कि स्विट्जरलैंड में जो 12 वैकल्पिक न्यायाधीश है उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता है। लेकिन हाँ, जब कोई मुख्य जो न्यायाधीश है, जो 26 न्यायाधीश है, उनमें से यदि कोई प्रेजेंट नहीं होता है, उसके स्थान पर कोई वैकल्पिक न्यायाधीश यदि कार्य करता है, तो जितने समय तक वो कार्य करेगा उतने समय के लिए उसको भत्ता जरूर दिया जाएगा। जब काम करेगा तो भत्ता दिया जाएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं मिलेगा।
क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसके क्षेत्राधिकार, कार्य या शक्तियों की। तो दोस्तों, संघीय सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका जो है स्विट्जरलैंड की, उसके क्षेत्राधिकार क्या क्या है, उसके कार्य क्या क्या है, उसकी शक्तियां क्या क्या है, मतलब उसको क्या कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। तो इसमें दोस्तों, इस ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो इसमें कुछ शब्दों को, कुछ पॉइंटों के माध्यम से इसको समझने वाले हैं। स्विस संघीय न्यायाधिकरण को अमेरिका की सर्वोच्च न्यायपालिका के समान प्रारंभिक और अपीलीय अधिकार प्राप्त है, परंतु इसे न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त नहीं है। बहुत अच्छी बात यह है कि यदि आपने विभिन्न देशों की, मतलब ब्रिटेन की, अमेरिका की, भारत की या अन्य और देशों की न्यायपालिका को अगर अच्छे से पढ़ा होगा आपने, तो आपको पता होगा कि किसी भी सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकार होते हैं, सबसे बड़ी जो शक्तियां होती है वो तीन शक्तियां होती है। प्रारंभिक शक्ति, है ना, प्रारंभिक अधिकार, अपीलीय अधिकार, और एक होता है न्यायिक पुनरीक्षण। जो सबसे प्रमुख पावर होती है, सबसे प्रमुख शक्ति होती है, वो होती है न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति। कौन सी? न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति। और इस शक्ति के माध्यम से कोई भी सुप्रीम कोर्ट, कोई भी सर्वोच्च न्यायालय केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। लेकिन एक बात ये देखने को मिलती है कि यहां पर स्विट्जरलैंड के स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका को प्रारंभिक और अपीलीय अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति नहीं दी गई है। आइए जरा कुछ अधिकारों को समझे। सबसे पहले बात करेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की। सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्र, उसके बाद में अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है, उसके बाद में संविधान के क्षेत्र में अधिकार क्या क्या प्राप्त है इसको, और प्रशासनिक क्षेत्र में क्या अधिकार प्राप्त है। तो इन चार अधिकारों पर विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। आइए एक एक करके इनको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करें दोस्तों, तो न्यायालय को दो प्रकार के प्रारंभिक क्षेत्रों में अधिकार दिए गए हैं, और बेसिकली दो क्षेत्रों में ही अधिकार होते हैं, दीवानी और फौजदारी। दीवानी और फौजदारी, दीवानी को जिसको हम सिविल मामले बोलते हैं, और फौजदारी जिसको क्रिमिनल मामले बोलते हैं, ऐसे मामलों में जो है इसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दिया गया है। लेकिन कौन कौन से क्षेत्रों में दिया गया है, आइए जरा कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं। दीवानी मामलों के क्षेत्र में ये क्षेत्र होंगे जिसमें दीवानी मामलों के अधिकार प्राप्त होंगे। जैसे यदि, ध्यान सुनिएगा, यदि कोई विवाद या कोई मामला स्विस राज्य मंडल और कैंटनों के बीच विवाद हो, ध्यान सुनिएगा, यदि राज्य मंडल और कैंटनों के बीच में कोई विवाद है, तो यह प्रारंभिक रूप से स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका में विवाद मामला दर्ज हो सकता है। प्रारंभिक रूप से, प्रारंभिक मतलब समझ रहे हो ना, कि किसी मामले को पहली बार लेकर के जाना न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार किसी मामले को लेकर के जाना, तो कौन कौन से मामले को लेकर जाया जा सकता है पहली बार। और अपील का मतलब होता है जब किसी न्यायालय में डिसीजन हो चुका है, उसके विरुद्ध हमें न्यायालय में अपील करना है, तो उसको बोलते हैं अपीलीय अधिकार। तो अभी बात कर रहे हैं हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की, प्रारंभिक अधिकारों की। तो प्रारंभिक अधिकारों के अंतर्गत दीवानी मामलों में ये विवाद हैं जिनके माध्यम से या जिनके आधार पर हम स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं या मामला दर्ज करा सकते हैं। तो पहला मामला कौन सा है, राज्य मंडल और कैंटनों के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो हम डायरेक्टली प्रारंभिक रूप से हम यहां के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट बोलता है कि संघ तथा निगम या नागरिकों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो, संघ निगम के बीच में या संघ नागरिकों के बीच में या निगम नागरिकों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि जो विवाद हुआ है वो 8,000 फ्रेंच से कम नहीं होना चाहिए। इसकी राशि कितनी? 8,000 फ्रेंच से कम की राशि का विवाद नहीं होना चाहिए। इसके अलावा है कैंटनों के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो तो हम प्रारंभिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। राष्ट्रीयता के खोए जाने संबंधी विवाद, भाई किसी की राष्ट्रीयता ही खो गई है तो भी व्यक्ति जा सकता है क्योंकि ये मूल अधिकार से संबंधित मामला है। इसके अलावा कैंटनों और कैंटनों की नागरिकता के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ है, ठीक है, किसी नागरिकता के संबंध में। अन्य दीवानी विवाद जिनके संबंध में दोनों पक्ष उसे संघीय न्यायाधिकरण को सौंपने के लिए तैयार हो। अन्य कुछ और दीवानी मामले हैं जिसमें दोनों पक्ष जो है चाहते हैं कि संघीय न्यायाधिकरण में मामला जाना चाहिए, लेकिन इस पर भी एक कंडीशन लगा दी गई है कि 10,000 फ्रैंक से कम का मामला नहीं होना चाहिए। 10,000 फ्रैंक से कम का मामला नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो दोस्तों ये दीवानी मामले हैं या दीवानी विवाद है, दीवानी क्षेत्र के विवाद है जिनके अंतर्गत हम प्रारंभिक रूप से स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अच्छा, अब आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब आपकी फौजदारी मामले हम पहले पढ़ेंगे, दीवानी मामले पढ़े आपने, फौजदारी मामले और पढ़ेंगे
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ठीक है। तो वो अभी अब जो आपने देखे वो दीवानी क्षेत्राधिकार था, दीवानी मामले थे जिनके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभिक रूप से अपील की जा सकती थी। लेकिन अब फौजदारी मामले, तो ऐसे कौन कौन से फौजदारी मामले हैं, इनसे कौन कौन से क्रिमिनल केसेस है या क्रिमिनल मामले हैं जिनको लेकर के हम प्रारंभिक रूप से स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो सुनिए, एक तो कह सकते हैं कि यदि संघ के विरुद्ध राजद्रोह हुआ है या संघीय अधिकारियों के विरुद्ध हिंसा हुई या विद्रोह हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई मामला है कि संघ का कोई भी अधिकारी है या राजद्रोह का मामला है, तो ऐसे मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय विधियों के अपराध हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर का अपराध कोई है। इसके अलावा राजनीतिक अपराध या दुराचार के ऐसे विवाद हैं जिनमें संघीय सैनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी हो, केंद्र स्तर की सेना का हस्तक्षेप हुआ हो, ऐसा कोई अपराध का मामला था, तो वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। जाली सिक्के बनाने संबंधी विवाद हो या वे विवाद जो उसके पास कैंटनों द्वारा संघीय सभा की अनुमति से भेजे गए हो, संघीय सभा की अनुमति से कोई ऐसा विवाद जो यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय में भेजा गया हो, ऐसे विवादों में भी फौजदारी मामलों में अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय को कि इन पर वो सुनवाई करे प्रारंभिक रूप से, ठीक है। तो ये तो था आपका एक पक्ष। इसके बाद यदि बात करें तो अब आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो अपील करने के क्षेत्र में कौन कौन से अधिकार है यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय को, दोस्तों ध्यान सुनिएगा। कैंटनों के दीवानी मामलों में निम्नलिखित निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय संघीय न्यायालय में अपील संघीय न्यायालय में की जा सकती है। अपील का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया ना कि किसी एक न्यायालय से डिसीजन हो चुका है तो उस न्यायालय के डिसीजन के विरुद्ध हमें अपील करनी है। तो अपील सर्वोच्च न्यायालय में कब कर सकते हो, तो सुनिए कब कर सकते हो, दो कंडीशन यहां पर दी गई है। ऐसे विवाद जिनमें 10,000 फ्रैंक और उससे अधिक की राशि का विवाद हो, पहली बात तो 10,000 की राशि या उससे ज्यादा की राशि का विवाद होना चाहिए। ऐसे विवादों में किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है, किसी भी न्यायालय के विरुद्ध। मतलब क्या हुआ, 10,000 फ्रैंक से ज्यादा की राशि का मामला है तो आप ऐसे विवाद में किसी भी न्यायालय के विरुद्ध यहां सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी कंडीशन है कि कैंटनों के न्यायालय के, कैंटनों के स्पष्ट नाम से बोल दिया, कैंटन के जो न्यायालय हैं उन न्यायालयों ने कोई निर्णय दिया है तो उन निर्णयों के विरुद्ध आप अपील कर सकते हो यदि वह विवाद या वह मामला 400 फ्रैंक से ज्यादा का हो, 400 फ्रैंक से ज्यादा का हो। और 10,000 फ्रैंक से ज्यादा का है तो आप बिना सोचे समझे सर्वोच्च न्यायालय में अपील, किसी भी न्यायालय के विरुद्ध अपील कर सकते हो। यह हो जाता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसके अलावा बात करते हैं संविधान के क्षेत्र में क्या अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों जैसा कि प्रारंभिक रूप से ही हम बात कर चुके हैं कि संविधान या कहें कि न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति यहां के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है, नहीं है। इसका मतलब है कि संविधान के क्षेत्र में इसको कोई पावर नहीं है, लेकिन नहीं होने के बाद भी है। कैसे है, तो सुनिए ध्यान से। यहां के सर्वोच्च न्यायालय को संघीय स्तर पर तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है, लेकिन कैंटन जिसे राज्य, जिसको हम कैंटन बोल रहे हैं यहां पर, तो कैंटनों की विधियों या कैंटनों के संबंध में इनको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जरूर प्राप्त है। मतलब क्या हुआ इसका, अरे यदि केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो उसको तो यह अवैध घोषित नहीं कर सकती, इसको यह अवैध घोषित नहीं कर सकती। लेकिन यदि किसी कैंटन ने ऐसा अधिकार, ऐसा कानून बनाया है जो केंद्र के विरुद्ध है या संविधान के विरुद्ध है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार से देखा जाए तो आंशिक रूप से स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, दी गई है, या इसके पास में है ऑलरेडी। क्लियर है। तो संवैधानिक अधिकार क्षेत्र, स्विस संघीय न्यायालय को संविधान की रक्षा का अधिकार अमेरिका और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भांति प्राप्त है, किंतु इसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है। वह संघीय सभा द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकता, लेकिन उसे कैंटनों की विधियों के संबंध में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। यह पॉइंट आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। केंद्र स्तर पर तो उसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है, लेकिन कैंटनों के संबंध में इसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। कैंटनों के द्वारा निर्मित विधियां, कैंटनों ने यदि कोई कानून बनाया, कोई विधि बनाई है और वो संविधान विरोधी हो तो यहां का सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है, उसको यह अधिकार है। दैट्स ऑल।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम बात करेंगे अन्य प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की चर्चा हो चुकी है शक्तियों के अंतर्गत। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात हो चुकी है। पॉइंट नंबर 3 में प्रशासनिक, माफ कीजिएगा, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार पर अब चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, संवैधानिक क्षेत्राधिकार के बाद में अब आते हैं 4 नंबर पर प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रशासन संबंधी या प्रशासन के क्षेत्र में इसको क्या अधिकार प्राप्त है? संघीय न्यायालय को प्रशासनिक क्षेत्र संबंधी अधिकार निम्नलिखित मामलों में प्राप्त है। कुछ मामले हैं इसमें, जैसे प्रशासनिक अभियोगों से संबंधित विवाद। यदि केंद्र स्तर पर भी कोई प्रशासनिक विभाग है ना, एक से ज्यादा विभाग होते हैं, तो उन विभागों में यदि कोई विवाद हो तो ऐसा विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, वहां पर उस पर डिसीजन हो सकता है। इसके अलावा कोई सरकारी कर्मचारी की कानूनी क्षमता संबंधी विवाद, सरकारी कर्मचारी की कानूनी क्षमता मतलब कि कोई कर्मचारी है वो अपने क्षेत्र से बाहर निकल करके काम कर रहा है, तो ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस पर आरोप लगाया जा सकता है और ऐसे विवाद को सर्वोच्च न्यायालय में उठाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे आप तो रेलवे प्रशासन संबंधी विवाद। रेलवे के क्षेत्र में जितने भी विवाद हो सकते हैं वो सबके से सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसके अलावा कर संबंधी कोई प्रशासनिक विवाद है तो भी ऐसे मामले सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पर 4 प्रकार की शक्तियां देखी है स्विट्जरलैंड के संविधान के, स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका या स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन सी 4 शक्तियां देखी है। एक देखिए आपने अपीलीय प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की शक्ति, अपीलीय, दूसरी है अपीलीय क्षेत्राधिकार की शक्ति, तीसरे रूप में आपने देखा कि संविधान संबंधी क्षेत्राधिकार की शक्ति, और चौथी शक्ति आपने देखी प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित न्यायालय की शक्ति। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सेशन जो इसमें जो चारों पक्ष हमने शक्तियों के डिस्कस किए हैं, उसके अलावा जो हमने इसकी व्याख्या वाला बिंदु को उठाया है ना, उसके संगठन वाले बिंदु को उठाया है, ये आपको कंप्लीट समझ आया होगा। तो स्विस न्यायपालिका या संघीय अधिकरण के अंतर्गत ये टॉपिक होता है आज आपका कंप्लीट। इतना कंटेंट, इससे ज्यादा आपको 1% भी बाहर नहीं जाना है, याद रखिएगा। यदि आप एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ाई कर रहे हैं तो, और यदि आप जनरल नॉलेज के लिए ज्यादा से ज्यादा जानने के जो है महत्वाकांक्षी है ना, आपकी इच्छा है कि यार और ज्यादा पढ़े और थोड़ा डिटेल में पढ़े, तो फिर आपको एक किताब पढ़नी ही चाहिए। मैं कोई सी बुक सजेस्ट करूंगा कि बुक आप जरूर पढ़ें यदि आप जरूर से अच्छा खासा नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो। बट अगर कोई स्टूडेंट जो एग्जाम के लिए ही अपना कंटेंट तैयार कर रहा है तो इतना कंटेंट बहुत है, पर्याप्त है, इससे बाहर नहीं जाना है आपको। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और अगला सेशन जो होने वाला है लेक्चर नंबर 25, जिसमें हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड में दलीय व्यवस्था की। जी हाँ, स्विट्जरलैंड में कौन कौन से दल है, कितने दल हैं, किस प्रकार के सिद्धांतों पर वो कार्य करते हैं, कितने से दलों को महत्व प्रदान किया गया है यहाँ पर, ये सारी चर्चा कल वाले सेशन में करने वाले हैं। क्लियर है? पार्टी सिस्टम इन स्विट्जरलैंड। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से रिमेंबर करवा दूं, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दी गई है, जिसे डाउनलोड करके आप एग्जाम के समय में रिवीजन करके और अपने एग्जाम की यात्रा को बेहतर बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी गई है। दोनों को ज्वाइन यदि आप कर लेते हो तो डेली क्लासेस आपको ग्रुप पर ही मिलना प्रारंभ हो जाती है। डेली लाइव क्लासेस ही मिलती है, प्रीमियर लाइव जो चला रही है, क्लास चल रही है, प्रीमियर लाइव के रूप में ही मिलती है आपको क्लासेस। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। डिस्क्रिप्शन को विजिट करना बिल्कुल ना भूले। डिस्क्रिप्शन में सारी जो भी कंटेंट हमें प्रोवाइड करना होता है आपको, वो सारे कंटेंट हम डिस्क्रिप्शन के माध्यम से ही आपको प्रोवाइड करते हैं। सभी नोट्स अवेलेबल है, सब कुछ मिलेगा आपको। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि छोटा सा आपका सपोर्ट हमें मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।